बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बिलाखिर आज एक इंतखाब हुआ है और जमहूरी वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ। बड़े स्मूथ तरीके से इंतखाब हुआ। एक वज़ीर आज़म जिसको कि कोर्ट ने बरतरफ किया था, उनकी जगह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 221 वोट लिए और जाहिर है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी और पार्टी भी इंटैक्ट रही। कोई नया ग्रुप भी नहीं बना, कोई किसी ने एब्सटेन भी नहीं किया और बल्कि वो लोग भी आज आए जो कि पहले नहीं आ रहे थे। ये तो जमहूरियत का एक निज़ाम है जो कि आगे चलेगा और इसको चलना भी चाहिए। आज उन्होंने क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मैं वो सुनवाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जो बुनियादी सवाल हैं वो आज उठाए भी गए हैं और आपने देखा होगा कि खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि सारे लोग डिस्क्रेडिट हो गए हैं, इस ऐवान के तकद्दुस को जो है वो बहाल करना है और उन्होंने कुछ अपना एजेंडा भी दिया अगले दिनों का। लेकिन इसी दौरान जबकि ये सब कुछ हो रहा था और पार्लियामेंट के अंदर जो कंपेटिटर्स थे उनका मुकाबला जारी था वजीर आजम के इंतखाब के लिए, ऐन उस वक्त आयशा गुलालाई साहिबा जो कि रुकने कौमी असम्बली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उन्होंने प्रेस टॉक की या टेलीफोन पे आके उन्होंने बात की, पहले ट्विटर पे की कि वो पार्टी छोड़ रही हैं और उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात अपनी क़यादत यानी इमरान खान साहब के ऊपर लगाए। हम पिछले कई दिनों से ये बात अपने प्रोग्राम्स में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए बाकायदा मुहिम जो है वो शुरू की गई है ताकि लोगों का एतमाद ना रहे पाकिस्तान की पार्लियामान के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। लेकिन क्या सियासतदानों को पाकिस्तान की पार्लियामान के ऊपर एतमाद है? आज आपने देखा कि इमरान खान साहब के कैंडिडेट थे शेख रशीद साहब, लेकिन खान साहब उनको भी वोट डालने नहीं आए, जहांगीर तरीन साहब उनको वोट डालने के लिए नहीं आए। इतने बड़े ऐवान के अंदर खान साहब की हाजिरी बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो पार्लियामानी निज़ाम के ऊपर ही एतमाद नहीं करते। हम आज इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। नून लीग ने अपना एक मुतबादिल सियासी बयानिया भी दिया है, अपना एक वजीर आजम तो उनका आ गया है, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब भी कौमी असम्बली के ऐवान में आ पाएंगे? हुदैबिया पेपर मिल्स जो है उसका मुकदमा खुल रहा है और इसी तरह नैब ने रेफरेंसेस भी दायर कर दिए शरीफ खानदान के खिलाफ। क्या उनको भी कबल अज वक्त गिरफ्तारी जो है, कबल अज गिरफ्तारी वो अपने इंतजामात करने पड़ेंगे और क्या साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा चैलेंज शाहिद खाकान अब्बासी के लिए अगले 40 दिन का है, जिसमें कि नैब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएंगी रेफरेंसेस दायर करने के बाद साबिक वजीर आजम और उनके खानदान के खिलाफ। ये सियासत कहां तक चलेगी, किस तरह से इस मामले को लपेटा जाएगा और क्या ये पूरा क्वेश्चन मार्क तो नहीं उठाया जा रहा पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम के ऊपर? इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, फिर हम आयशा गुलालाई की बात पे भी आएंगे। जरा सुनिएगा शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा। 4 दिन कबल जुमे को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको मन अनकबूल किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया। एक अदालत और लगेगी जो इस अदालत से बहुत बड़ी होगी, वहां कोई GIT नहीं होगी। हम लोग गवाह होंगे कि नवाज शरीफ पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। ये वो सीट है जहां लियाकत अली खान भी बैठे, जहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो भी बैठे, यहाँ पर बेनजीर भुट्टो भी बैठी, मोहम्मद खान जुनेजो भी बैठे, मेरे बुजुर्ग ज़फ़र जमाली भी बैठे और नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। सियासत मुल्क में एक गाली बन चुकी है, इसलिए आज इस ऐवान का सबसे बड़ा काम यह है कि अपनी इस ऐवान के तकद्दुस को, अपनी इज्जत को बहाल करें। इस मुल्क का आईन, इसके मुताबिक मुल्क ने चलना है। हम सब एक कश्ती में सवार हैं, कश्ती में छेद होगा, सब डूब जाएंगे। जी, इससे ये जो बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान का आइन और उस किताब को जो है उन्होंने कहा कि इसको मद्देनजर रखना है और इसको बहाल करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। गो कि बहुत आर्टिकुलेट किस्म की तकरीर नहीं थी, एक वर्कर की तकरीर थी जैसे एक वर्कर की होनी चाहिए, लेकिन बहुत बातें कन्वे कर दी हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। किस तरह से इस ऐवान के तकद्दुस को बहाल किया जाएगा जबकि इतने संगीन इल्जामात हैं, एक तरफ करप्शन के, माली बदउनवानी के, दूसरी तरफ अखलाकी बदउनवानी के, और इन
तमाम बदउनवानियों के अंदर घिरी हुई पाकिस्तान की पार्लिमान, जिसके 21 करोड़ अवाम अपने नुमाइंदों के मुंतज़िर हैं और पार्लिमानी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हमारे साथ बहुत ही मोहतरम पैनल भी है और आज हम इस बात भी करेंगे। हमारे साथ होंगे जनाब नदीम अफजल चांद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, जाना माना चेहरा है, साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, एहतसाब के निज़ाम को बहुत अच्छा और बेहतरीन जानते हैं और पार्टी में चंद गिने चुने लोगों में से एक है जिनके ऊपर करप्शन का धब्बा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रही है मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जाना माना चेहरा है और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, बहुत खूब बोलती हैं, पार्लिमानी जमहूरियत के हवाले से भी बहुत शुक्रिया। हमें अली मोहम्मद खान साहब अभी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और जनाब शाइख उस्मानी साहब साबिक जस्टिस रहे हैं, जस्टिस रिटायर्ड और कानून और आइन के हवाले से बहुत भरपूर बात करते हैं, बहुत साहिब राय शख्सियत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब, आपने भी ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले आयशा गुलालई वाले मसले पे आती हूँ। उस्मानी साहब, मैं माजरत इस पे शुरू उस वक्त करूंगी बात को जब अली मोहम्मद खान साहब भी ज्वाइन करें, लेकिन जब मुझे बताया जा रहा है कि वो भी करीब ही हैं, लिहाजा मैं शुरू कर देती हूँ कम अज कम। चंद साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो आज वाक़या हुआ है आयशा गुलालई का, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए रोने का मकाम है, नोहे का मकाम है या मातम का मकाम है? देखिए, मैं समझता हूँ ऐसे इश्यूज़ डिस्कस ही नहीं होने चाहिए और सियासत में ये एक सियासत के खिलाफ साजिश है। जिसने भी ये साजिश की है वो सियासी माइंड सेट का बंदा नहीं है, ना वो सियासी ब्रीड है। और क्योंकि इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं, इज़्ज़तदार ख़वातीन ने सियासत करनी है और ख़वातीन के रोल के ऊपर ये गाली है। और मेरा जिस पार्टी से तल्लुक़ है उसको लीड एक औरत करती रही है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियाँ, हमारी बीवी, हमारा ख़ानदान, हमारा सारा कुछ औरत पे डिपेंड करता है। और मैं ये कहूँ कि आप इस वक्त ये मैं समझता हूँ कि ये नून लीग में वो शामिल हुए और यकीनन मुझे इसमें बड़ा, मैं खुल के कहूँगा कि मुझे नून लीग के कुछ ऐसे माइंड सेट की साजिश नज़र आती है। अच्छा। जो उन्होंने एक वार किया अपने तौर पर तहरीक इंसाफ पर, लेकिन मैं समझता हूँ ये वार पॉलिटिकल क्लास के ऊपर है। लेकिन एक इतनी अगर इल्जाम ऑनरेबल खातून है तो मैं समझता हूँ ये उनको अपनी पार्टी के अंदर या कम अज़ कम इस वक्त मीडिया पे जहाँ सियासत वाकई गाली बना दी गई है, जिस तरह आज वज़ीर आज़म ने कहा, शायद खान अब्बासी साहब ने, वाकई सियासत गाली बना दी गई है और सियासत को गाली से पाक करने की जिम्मेदारी मेरी है। दुरुस्त बात। आपकी बाद में जिम्मेदारी बनती है, आप टीवी एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी बाद में, पहली मेरी एज ए पॉलिटिकल वर्कर है कि मैं रोल मॉडल बनूं, मैं सियासत को साफ करूं, विद इन पार्टी साफ करूं, विद आउट ऑफ द पार्टी करूं सियासत। लेकिन मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं। और इसके ऊपर अब अच्छा, ये वैसे अली मोहम्मद खान साहब, आप मैं इसके ऊपर मजीद कमेंट्स नहीं करूंगा, मैं इस पे कमेंट लेना भी नहीं चाहती। हम बहुत आज पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात जरूर पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी से ये बार बार आवाजें क्यों आ रही है? खैर इस तरह ये तो बहुत संगीन इल्जामात है, इससे पहले भी खवातीन ने कहा उनको इज्जत नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, आपको एड्रेस तो करना चाहिए इस तरह के मामलात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ हम सबके लिए बड़ा शॉकिंग है जो आज आयशा साहिबा ने गुफ्तगू की है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है और उसमें वो तशरीफ़ फरमा थी। मैं समझता हूँ कि बेहतर पहले ये होता है कि आप पार्टी के अंदर अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप वो फ्लोर पे ले आए वहाँ पे। पार्लिमानी पार्टी में उन्होंने कोई इस पे गुफ्तगू नहीं की कि उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ। फिर आज सुनने में आया कि शायद उनको कोई टिकट NA1 की बात चल रही थी और वो उनको अभी ज़ाहिर टिकटों का टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें जी, PTI के हलकों से ये बात आ रही है कि कल 4-5 घंटे मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने NA1 के टिकट का मुतालबा किया। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, 2-3 बातें हैं आसमा बीबी। पहली बात ये कि अगर आपको टिकट नहीं मिला या आपको चाहिए तो पार्टीज में ही होता है, आपको चाहिए होगा, आप अप्लाई करेंगी। अभी तो देखें इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, अभी गवर्नमेंट के 6-7-8 महीने अभी फिलहाल तो हैं, वो जब होगा अभी तो कोई टिकटों की बात ही नहीं। दूसरी बात ये है कि अपने उन्होंने स्टैंड को खुद आज मैं समझता हूँ कमज़ोर किया है। 2 बातें मैं करूँगा, मैं इस पे मुनासिब नहीं हूँ क्योंकि इस पे कोई खातून मेंबर ही अगर हमारी बात करें, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये इल्ज़ामात हैं और हम इल्ज़ाम की सियासत को KPK से हमारी ऑनरेबल MNAs हैं, MPs हैं, उनसे ही इसका जवाब, क्योंकि उनकी वर्जन के क्या, मुझे कभी फीलिंग नहीं हुई कि उनको हमेशा हमने बहन की तरह ट्रीट किया। आज भी मैं उनको अपनी बहन ही समझता हूँ। PTI की अच्छी वर्कर थी, मुझे नहीं पता अचानक क्या हो गया, लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने अपने स्टैंड को आज ये बात करके मैं समझता हूँ कमज़ोर किया है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म का इलेक्शन था और उसमें एक वोट काउंट करता है। ये बात अगर वो कल करती
और फिर मेरा ख्याल है अभी PMLN का उन्होंने ऐलान नहीं किया, मगर अफवाह यही है, खबर यही है इस वक्त ज़राए के जरिए से उज़्मा के वो PMLN ज्वाइन कर रही हैं। आप डिस्करेज नहीं करेंगी कि 4 साल तक एक खातून एक पार्टी के अंदर रहती हैं, उनको कोई शिकायत नहीं होती, और इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो संगीन इल्जामात अपने चेयरमैन पे लगाती हैं और अलग हो जाती हैं, और आज के इलेक्शन वाले दिन भी आप क्या कहेंगी, ये वो साजिश है जो कि सियासतदानों को गंदा करने के लिए पिछले कुछ अरसे से शुरू की जा चुकी है? क्या कहेंगी इस बारे में? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए मैंने भी पार्टी चेंज की थी, और मुझे याद है और मुझे मालूम है कि पार्टी चेंज करना को बहुत खुशी की और बहुत वो बात नहीं होती, लेकिन जिस तरह आयशा ने जो इल्जामात लगाए हैं, जो गुफ्तगू उन्होंने की है, वो नाकाबिले यकीन है। मतलब मुझे ये यकीन मानिए कि मैं एक जगह एक और टीवी चैनल पे बैठी हुई थी, और जब मैंने ये सब सुना तो मुझे एक लम्हे के लिए मैं साकित रह गई कि ये क्या है। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि आयशा की बात सुने बगैर इसको साजिश डिक्लेयर कर देना, इसको ये मैं चंद साहब की इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। यही वो माइंडसेट है जो इस मुल्क में औरत अगर मजलूम भी होगी तो उसको जो है वो आप छुप जाएं, आप खामोश हो जाएं, आप बात ना करें। अगर तो ये सच है तो ये इतना घिनौना सच है कि इसके ऊपर जो है वो तहकीकात भी होनी चाहिए और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर ये झूठ है तो इसके ऊपर इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये किसी भी लीडर को, जो आपका नैरेटिव है कि कुछ साजिश है जिसमें सियासतदानों को ये करने की कोशिश की जा रही है, इसमें मैं एक औरत मैं तो ये कह रही हूँ कि ये माली बदउनवानी से लेके अखलाकी बदउनवानी तक अपनी इज्जत साथ पे लगा के, अपनी इज्जत दांव पे लगा के वो इतनी बड़ी बात कह दे, ये फरिश्तों की सियासत नहीं है। ये फरिश्तों, ये क्यों तसव्वुर कर लिया गया है कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो फरिश्ते हैं? ये कैसे कहा जा सकता है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर पॉइंट है ना, यही मेरा पॉइंट है। अब देखिए ना, अब ये बड़ी अजीब बात है। अभी आज शीरी मजारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं क्या कमेंट करूं? अच्छा उज़्मा, मैं वापस आती वेलकम बैक नाजरीन। और पाकिस्तान के 28वें वजीर आजम ने हलफ ले लिया है। वजीर आजम 45 दिन के लिए ही है, लेकिन पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम है। मैं इससे पहले मायशा गुलालई के मसले पे बात कर रहे थे, लेकिन फौरी तौर पे मैं पाकिस्तान के नए वजीर आजम के जो चैलेंजेस हैं वो उनके ऊपर ज़रूर बात करूंगी। मैं क्विकली जाऊंगी शाइख उस्मानी साहब के पास। शाइख उस्मानी साहब, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो वजीर आजम के लिए साबिक वजीर आजम यानी अपने लीडर को बचाना होगा या हो सकता है। आपको नहीं लगता कि उनको अपनी गिरफ्तारी से पहले, ये कहा जा रहा है कि शायद उनको गिरफ्तारी से पहले जमानत करवानी पड़े, क्या ये वाकई संगीन रेफरेंसेस हैं जो नैब ने दायर किए हैं आज शरीफ खानदान के ऊपर? जी बिल्कुल, नैब के जो कवानीन हैं उसके तहत जब कोई रेफरेंस पेश होता है तो जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस होता है उसको अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाते हैं उसके लिए। और अगर वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं करवा लेते पहले तो यकीनन अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो शाइख उस्मान साहब, ये तो फिर जो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर भी हुदैबिया पेपर मिल्स वाला रेफरेंस जो है वो खुल चुका है, तो क्या आपको लगता है वो इलेक्शन लड़ पाएंगे और वो मुंतखब होके आ पाएंगे? नहीं, उनके खिलाफ जो है वो तो हाई कोर्ट में जो अपील करने का जो ऑर्डर मिल गया है नैब को, वो अपील हो गई है उसकी, वो एक अलग बात है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंसेस पेश किए हैं, जो डायरेक्शन दी है नैब को कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फाइल करें, वो सिर्फ 4 लोगों के ख़िलाफ़ है, नवाज़ शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज़ साहिबा और उनके शौहर सफदर। तो ये एक अलग है, वो अलग है। जो नैब के सामने जो रेफरेंसेस पेश होते हैं उसमें नैब के लॉज के तहत उनको अरेस्ट किया के लिए वारंट इशू हो जाते हैं। इस बात से ज़रूरी ये है कि, और मेरे ख्याल में उनके वकील लोग ये यकीन करेंगे कि उनको बेल बिफोर अरेस्ट के लिए वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे लाहौर हाई कोर्ट में, और वो आम तौर से ये यानी शहबाज शरीफ साहब भी बेल बिफोर अरेस्ट के लिए जो है वो जाएंगे, और मियां साहब और उनकी फैमिली तो करेगी, आप ये कह रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन इनको भी करना पड़ेगा। तो वो इलेक्शन कैसे, उनको कोई चैलेंज कर सकता है? उनके अगर नॉमिनेशन पेपर्स जाते हैं तो उनको चैलेंज किया जा सकता है क्या?
नहीं देखिए, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस तो कोई नहीं पेश हो रहा है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो सिर्फ एक अपील की इजाज़त मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट में। वो जब अपील फ़ाइल कर देंगे नैब तो वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल जो डेंजर है वो इनकी फैमिली को है, नवाज शरीफ साहब की फैमिली को। अच्छा, यानी वो ज़रूरी है कि वो पहले वो करे, उसके अलावा उनके लिए इतना मसला नहीं होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, साबिक वज़ीर आज़म और फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। सर मैं थोड़ी सी और आपको ज़हमत दूंगी, लेकिन मैं क्विकली ये बात चंद साहब से पूछूं। चंद साहब, ये तो बड़ी संगीन बात हो जाएगी, यानी नया वज़ीर आज़म अब साबिक वज़ीर आज़म अपने लीडर को कैसे बचा पाएगा, मुझे बताइए। यही चैलेंज होगा, सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। चौधरी निसार साहब को देख के आज मुझे चैलेंज नज़र आया कि काश चौधरी निसार भी किसी बिजनेस डील का हिस्सा होता तो आज सीनियर आदमी की जगह जूनियर आदमी सिर्फ LNG डील की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं शायद साहब। और इस मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ होगा, इस मुल्क में अगर आइन का एहतराम होगा, जो आइन का भी हलफ उठाया है, तो फिर रोल मॉडल तो बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपनी अदालतों में जाएं। अब खुद ही कहते थे ना, पीपल्स पार्टी ने तो हज मिनिस्टर से भी रिज़ाइन ले लिया था। जब हज मिनिस्टर जब अदालतों में जाते तो रिज़ाइन दिए थे। जब यूसुफ रज़ा गिलानी अदालतों में गया, सरेंडर करके वापस आए, रिज़ाइन दिया। तो अब ये इनके अब जो साबिक वज़ीर आज़म है वो भी अदालतों के रेफरेंस को डील करेंगे। उदैबिया पेपर मिल का रेफरेंस भी खुलेगा। अभी बहुत सारे और रेफरेंस भी हैं, यानी पूरा शरीफ खानदान। इवन मैं समझता हूँ शरीफ खानदान के अलावा भी बाकी सब का भी एहतसाब होना चाहिए। और शरीफ खानदान का तो अब शुरू हुआ है ना, पहली दफ़ा, इससे पहले नहीं हुआ एहतसाब। और ये जो कहते हैं ना कि जी आज वैसे अली मोहम्मद खान साहब, आज ऐवान में बड़ी मजेदार सूरत हाल हो गई ना, जब उन्होंने कहा LNG के ऊपर भी मैं मुकाबला करूंगा। उस अब्बासी साहब ने कहा LNG उनकी छेड़ है ना, उनको पता है कि 15 साल के लिए लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा हाँ मैं आऊंगा, मैं मुकाबला करूंगा आपका और मैं लेके जाऊंगा आपको अदालत के अंदर। तो ऐवान में ही एक अदालत का सा माहौल जो है वो पैदा हो गया। तो ये वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, पूरा खानदान। आप ऐवान में थी? मैं तो ऊपर थी गैलरी में। अदालत का माहौल था, ये फिश मार्केट थी। देखिए ये तो जमहूरियतों में होता है, ये कोई कंटोनमेंट तो है नहीं, कोई रेजिमेंट तो है नहीं। नहीं। देखिए फिर आप गिला ना करें अगर कोई फौजी बड़े बूट के साथ हमारे ऊपर पैर रख के आ जाए। जब आप खुद ये करते हैं, जब स्पीकर खुद अलाउ करता है अपने नून लीग के इस तरह तरीके से लोगों को यहाँ पे अलाउ करके, और फिर शेख रशीद साहब के खिलाफ जो जिस तरह से नारेबाजी की गई, क्या उन्हें रोका? ये कोई तरीका होता है? जब आप पार्लियामेंट के अंदर ही अपने लोगों से पार्लियामेंट की सैंक्टिटी तबाह बर्बाद करें। मेजॉरिटी है, आप बाहर मेजॉरिटी का ये मतलब होता है, मेजॉरिटी का ये मतलब होता है। यही तो मसला है, यही तो आसमा बीबी मसला है मियां नवाज शरीफ साहब का, कि जब उनके पास देखें, उनका मसला ये है कि हमेशा ये भारी मैंडेट और मेजॉरिटी तले ही दबे। देखें, let justice be done। जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, पार्लिमानी निजाम पे यकीन नहीं रखते। Even if the heaven falls, let justice be done। क्यों नहीं यकीन रखते? जब देखें, जब आपका स्पीकर खुद ही सैंक्टिटी को ना रखे बहाल, खुद ही जो है वो अलाउ करे कि इस तरीके से वहाँ पे जो है पार्लियामेंट की सैंक्टिटी उसको तबाह बर्बाद किया जाए, पूरी तरफ चारों आप कॉरिडोर्स भरवा के और आप जो है नारे लगवा रहे हैं, अंदर पार्लियामेंट के अंदर हॉल में जो होता है मेंबर्स करते हैं, हाथापाई भी हो जाती है कभी कभार, लेकिन अपने लोगों को बाहर बैठा के गुंडों को इस तरीके से जो आपने किया आज। अच्छा, वैसे गैलरी में तो PTI के भी लोग थे, लेकिन कम थे। अब्बासी साहब के हल्के के बहुत से लोग आए थे, लोगों को लाया गया, ऐसे कभी नहीं होता। हमने वो भी देखा, मियां साहब ने जब नवाज शरीफ साहब ने जब वोट लिया, बड़े तरीके से सारा काम हुआ था, हम खुद मुबारकबाद भी दी उस दिन। लेकिन एक और चीज देखें प्लीज, ये तासुर कोई ना दे कि यहाँ पे अगर एहतसाब होगा तो मुल्क को खुदा न खास्ता आग लगा दी जाएगी या पता नहीं क्या होगा। लेट जस्टिस बी डन इवन इफ द हेवन फॉल्स। ये मुल्क किसी शख्सियत के लिए नहीं बना। मैं ये समझता हूँ ये बात भी करना, तो वो अपना नया वज़ीर आज़म ले आए, उन्होंने क्या किया? ये बात भी करना तो बाना ना, ये तो ठीक है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे गया, लेकिन ये बात भी करना कि अबूरे है क्यों भाई? पूरे ऐवान में का तो आइन के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है या नहीं, उसमें क्या कमी है इसमें शाहिद खाकान साहब में जो आप शहबाज साहब को लाना चाह रहे हैं? क्योंकि वो वैसे ये एक सवाल है, क्योंकि वो शरीफ फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते। देखिए ये आम पाकिस्तानी की तौहीन है। मैं आपसे भी पूछूंगी कि क्या कमी थी खान साहब में, या क्या कमी है पार्लियामेंट में कि खान साहब पार्लियामेंट नहीं आए? क्या कमी थी खान साहब में कि वो कैंडिडेट नहीं बने? और क्या खूबी थी शेख रशीद साहब में कि आपने उनको? मैं भी जवाब दूं या अगले? इसके बाद देती हूँ, लेकिन उस्मा क्या कमी है शाहिद खाकान अब्बासी में कि वो 45 दिन के लिए आए, उनको आपने मतलब कुछ ही महीने तो रह गए, उनको बना देते आप वजीर आज़म? देखिए आसमा, मेरा ख्याल है कि मुझे भी अब अनइंटरप्टेड अगर टाइम मिले 2-3 बातें मैं ज़रूर रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कहना चाहती हूँ। आज अल्लाह की शान है
کہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کا خیال ان کو آ رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس پارلیمنٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے. عائشہ گلالئی کا ووٹ تو یاد ہے، لیکن جہانگیر ترین اور عمران خان جس نے چپڑاسی نہیں رکھنا تھا، اور اس نے، مجھے بھی یہ سوال ہے کہ آپ کے 30 ممبرز میں سے کیا کس میں جو ہے وہ امر مانیہ تھا کہ وہ آپ میں سے کوئی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں آ سکا، وہ شیخ رشید کو آنا تھا. سو ہمیں پارٹی میں کیا کرنا ہے، ہمیں کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں. پی ایم ایل این بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے. اگر تو یہ میسج ہے اور اگر یہ کوئی پلان ہے کہ شریف خاندان آؤٹ کرنا ہے پالیٹکس میں سے، تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کا نام اور شہباز شریف کی پرفارمنس، شہباز شریف کی پرفارمنس جو ہے ایز اے چیف منسٹر، وہ پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سو اس لیے ہم نے اپنی پارٹی میں کیا کرنا ہے، ہمیں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں. اور یہ جو جسٹس جو ہے نا، واقعی جسٹس نظر آنی چاہیے. ایک طرف آپ 184(3) میں سپریم کورٹ میں جا کے نااہلی تو مانگے پرائم منسٹر کی، لیکن آپ دوسری طرف جب آپ کا کیس ہو تو آپ کہیں 184(3) میں جو ہے وہ نااہلی ہو ہی نہیں سکتی. آج بڑی حیرت ہوئی مجھے چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سن کے. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ غیر ممنوعہ جو ہے وہ ان کا ایجنٹ کہتا ہے کہ جو پیسے آئے تھے وہ ہم نے اپنے پاس رکھ لیے، باقی جو صاف پیسے تھے وہ انہوں نے پاکستان بھیج دیے، اور اس کے اوپر پیسے واپس لیے جا سکتے ہیں. نااہلی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا تو ایک شائق عثمانی صاحب بیٹھے ہیں، میرا ایک سوال ہے، میں نے اپنا حق مہر ڈکلیئر نہیں کیا ہوا نومینیشن پیپرز میں، تو مجھے گائیڈ کریں کیا حق مہر بھی میں اپنا ڈکلیئر کر دوں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھی میری جو ہے وہ چونکہ وہ اندل طلب ہے تو وہ پتہ نہیں وہ یہ سوال ویسے اٹھا ہے، یہ جینون سوال ہے. لیکن میرا سوال پھر وہی پہ ہے، اگر شہباز شریف صاحب کو آپ نے بنانا ہے تو یہ حدیبیہ پیپر ملز بھی کھل رہا ہے. اچھا میں حق مہر کا جواب میں دے لوں. اچھا پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے، پبلک لنک آفس ہولڈر کا معاملہ حق مہر نہیں ہوتا. ہاں نہیں، اچھا یہ جواب تو آ گیا، لیکن عثمانی صاحب میں 2001 کا انکم ٹیکس آرڈیننس پڑھ لیں چاند صاحب، 2001 کا انکم ٹیکس آرڈیننس پڑھ لیں. حق مہر آپ کو پتا ہے، حق مہر کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا جب تک دے نہ دیا جائے. نکاح والے نہیں ہوتا جب تک نکاح اناؤنس کرنا ضروری ہے کہ یہ حق مہر سیلری ڈیفائن ہے. ملک کے معاملات کو پاناما کو اور حق مہر کا کمپیریزن نہ کریں نا. اچھا عثمانی صاحب کیوں نہ کروں نا، وہ ہند الطلب ہے نا. مجھ پہ آپ نے ڈیکلریشن فائل کرانی ہو، مجھے نااہل کرانا ہو، میں نے تو نہیں ڈکلیئر کیا ہوا کہ وہ ہند الطلب ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے نا، جب سیلری لی نہیں انکم ٹیکس آرڈیننس سیلری دیتا ہے، بتاتا ہے کون سی ہوگی. آپ بلیک سلاٹ ڈکشنری لے کے آ جائیں تو پھر اس ملک میں سب کچھ ہوگا. اب تو اس ملک میں سب کچھ ہوگا. میں ایک سوال پوچھ لوں نظر آ رہا ہے شائق عثمانی صاحب، یہ جو عثمان نے سوال اٹھایا ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر کے سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ دانائی کے اوپر ہے، یہ شیخ صادق اور امین کے اوپر ہے. اگر کل کو کوئی یعنی کون اس کی تشریح کرے گا، اور کیا واقعی یوٹیلیٹی بلز اگر کسی نے ادا نہیں کیے تو وہ بھی جا سکتے ہیں؟ اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی بات کی کہ ٹیکس جو بیونڈ دیئر لیونگ ہے، یعنی جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور وہ ٹیکس کم دے رہے ہیں، ان کے اوپر بھی تلوار یہ آئے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا؟ نہیں، یہ تو یقینی بات ہے، چونکہ جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد تو جو پیرامیٹرز ہیں ڈکلیئر کرنے کے لیے صادق اور امین، وہ کافی نیرو ڈاؤن ہو گئے ہیں. اور اب تو اس کو استعمال کر کے میرے خیال میں کوئی بھی ہمارے ملک میں وزیر اعظم نہیں ہوگا ایسا جس کے خلاف کے پٹیشن نہیں فائل ہوگی 184(3) کے تحت. اور یہ ایک بڑا غلط چیز شروع ہو گئی ہے، اور اس کے آگے اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلاً اب یہ دیکھیں جس طرح سے کہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ریسیویبل جو انکم ہے وہ بھی ایسٹ ہے، تو یہ ایک چونکہ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے تو ایک قسم کا لا بن گیا. تو اب اگر لا بن گیا تو کل لوگ کہیں گے کہ جن کے بل پے نہیں ہوئے اور وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا انہوں نے اپنی انکم میں، تو وہ بھی غلط ہو گیا. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوں گی اور اس کی کلیریفیکیشن کی بہت ضروری ہے. اور اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ریویو پٹیشن جو فائل ہو اس میں یہ چیزیں سامنے لائی جائیں تاکہ سپریم کورٹ اس پہ ایک حتمی فیصلہ کر سکے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. یہ تلوار صرف ایک پارٹی کے لیے یا ایک قائد کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے، اور پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو سوچنا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس موضوع پہ مزید بات کریں گے کہ جو نون لیگ کا نیا سیاسی بیانیہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج دیا ہے وہ بھرپور ٹکر ہے یا ممکن ہو سکے گا پاکستان کے اندر کہ نہیں؟ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि आइन के तक़द्दुस को बहाल करना है, ईवान के तक़द्दुस को बहाल करना है। और आज साद रफ़ीक साहब ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इक़्तिदार इख्तियार के साथ, रियासत आइन के साथ, जमहूरियत अवाम के साथ। ये नया मुतबादिल सियासी बयानिया PMLN दे रही है। हम अगर समझ सकें, उनका ज़ाती बयान नहीं है, PMLN का बयानिया है, तो ये कितना प्रैक्टिकल है चांद साहब? देखिए, मुझे आज मैं COD पढ़ रहा था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो मोहतरम शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने इनके साथ किया था, जिसके तहत इस मुल्क में फिर जमहूरियत बहाल हुई, वर्दी भी उतरवाई गई। जो मैं NRO का भी बड़ा ताना देते हैं, NRO ना होता तो शायद मुशर्रफ वर्दी ना उतारता और मियाँ साहब वापस भी ना आते। इनसे पूछें पिछले 5 साल में इन्होंने COD पे अमल कितना किया। ये आपको याद है COD के जजेस अपॉइंटमेंट पे ये मुकर गए। COD में हमने इनको कहा कि आर्टिकल 62-63 जो है इसकी ज़ियाउल हक की एक लाई हुई तरमीम है, इन पे बहस करें। इन्होंने कहा नहीं, जजेस की अपॉइंटमेंट का इफ्तिखार चौधरी PCO जजेस के ऊपर असेंबली की स्पीचेस हमारी उठाकर देख उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी। PCO अगर वो होती तो आज PCO जजेस के ऊपर हमने कहा था इफ्तिखार चौधरी का साथ ना दो। उस वक्त राना सनाउल्लाह का वो कजन था, इनका कजन था। अब अपनी बारी आई है तो आप चीखें क्यों निकल रही हैं? अब भुगते ना, आप इनको जमहूरियत याद आ गई है। अपनी एम्पायर बचाने के लिए जमहूरियत के पीछे न छुपें। जमहूरियत उस वक्त होती है जब हर एक को आप इतराम देते हैं। अवाम होती है, अवाम ये नहीं होती कि जो मेरी बिजनेस पार्टनर है वो मेरा वजीर है, वही मेरा वजीर आज़म है। ये अवाम नहीं होती। अवाम वो है जो बगैर इलाज के मर रहा है, जो बगैर स्कूल के मर रहा है, जो किसान जिसके घर में दाने नहीं है को बेटी की शादी कर सके। जाए ना पंजाब में देखें, मार खा के आपके ख्याल में रियलाइज नहीं कर लिया? इख्तियार देखें, जब रहील शरीफ को आप साथ बिठाएं, ये इख्तियार था। कैनी और इफ्तिखार चौधरी के फार्मूले के वक्त, उस वक्त इख्तियार आपको कहां नजर आया? कैनी इफ्तिखार डॉक्ट्राइन के ऊपर आप इक़्तिदार में आ गए, फिर रहील शरीफ ने आपको धरने में रेस्क्यू किया, हर जगह पे रेस्क्यू किया। भाई आप करते ना, मुशाहिदुल्लाह की तकरीर आई थी, ISI चीफ इन्वॉल्व था, तो उसका अकाउंटेबिलिटी करते। क्यों बदनाम भी इदारों को बदनाम करते हैं यार, ये लोग बदनाम करते हैं। आपके वजीर आजम ने ऐसा को अपने कंट्रोल में किया था और भुगतना पड़ा। मैं कहता हूं कभी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा कि आप करप्शन करें, आप मंसूबों में कमीशन लें। किस एस्टेब्लिशमेंट ने कहा इनको? एस्टेब्लिशमेंट इनसे कमीशन मांगी है? ये हमारे देखें, मैं डेमोक्रेटिक आदमी, आपको पता है मैं कभी भी अमरीत की पैदावार नहीं रहूंगा, इंशाल्लाह बनूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं किसने रोका है यार? लेकिन अकरबा परवरी एस्टैब्लिशमेंट कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। जजेस की अपॉइंटमेंट आप एलिवेट जज करवाएं, आपने इतने आपके जजेस एलिवेट आपने लाहौर हाई कोर्ट में करवाएं। अब वो सलाट रिटायर हुई है, ख्वाजा शरीफ डॉक्टराइन रिटायर हुआ है। अब आपको नए जजेस जो है ये आपको PCO जजेस नजर आते हैं। जो आपके हक में फैसला करे वो PCO नहीं है। कल तक जो आपके खिलाफ फैसला करे वो PCO है। जो नून लीग कह रही थी वो आज करते हैं, प्राइस बांड आपके निकले तो वो जमहूरियत है। क्या बात करते हैं? कहां से ये शुरू हुए थे? बिजनेस एम्पायर इनकी कहां शुरू हुई थी? क्या कह रहे हैं? ये जमात आप इस पार्लियामेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इस पार्लियामेंट के ऊपर PMLN भी सवाल उठा रहे हैं। कोई जमहूरियत, ये जमहूरियत क्या इख्तियार इख्तियार के साथ नहीं होना चाहिए? जिन्होंने देखें, बिल्कुल होना चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, लूटा तो है ना, किसी ने तो लूटा है, सबने लूटा है, किसी ने तो लूटा है, मेजॉरिटी ने लूटा है यार, जो भी आया ठीक है ना, मेजॉरिटी ने लूटा है। एक मिनट चंद साहब, ना सिर्फ सियासतदानों ने, जज और जर्नल जिसका हाथ भरा है उसने जो भी किया ठीक है। अच्छा एक मिनट, लूटा इमरान खान ने नहीं लूटा, अभी तक वो वजीर आजम नहीं बना, जब बनेगा फिर पता लगेगा। सवाल ये है, हमारा गुनाह ये है कि हमने एहतसाब की बात की है और हमने वो करके आपको दिखा दिया कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी को आज नून लीग वालों को सांप सूंघा हुआ था अंदर, जो वो बैठे हुए थे। फिर उन्होंने वो धींगा मुश्ती शुरू की। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि नवाज शरीफ जैसा आदमी जो है वो घर भी भेजा जा सकता है। स्टैंड लिया नाम, स्टैंड लिया नाम। लेकिन एक चीज है, लेकिन चंद साहब एक आपने भी पार्लियामेंट को तौकीर वो नहीं बख्शी जाए, अपोजिशन बख्शी नहीं चाहिए। चंद साहब आपकी अपनी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं प्लीज इस बात से एग्री आसमा बीबी नहीं करता। देखिए, अगर कोई आपको कोई डिक्टेटर आके ये अगर फर्ज करें कहे कि नमाज पढ़ो, तो डोंट लुक कौन कह रहा है, जो बात है वो है। देखें 62-63 की मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे इस पे बड़ी बात है। आपको ये पता है आसमा बीबी के पाकिस्तान में लोग पार्लियामेंट में कैसे मुंतखब होके आते हैं? तो क्या बाकी जगहों पे फरिश्ते बैठे? एक मिनट जजों को नहीं होना चाहिए 62-63? ना, यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट 1.5 मिनट। देखें, कोई, मैं किसी का सर नहीं धो रहा, कोई जज आपके पास, कोई जर्नल आपके आसमा बीबी आपका दरवाजा नॉक करके नहीं कहता कि मैं आपका लीडर हूं।
सियासतदान को इससे नहीं घबराना चाहिए एहतसाब का। मेरे में अगर चोरी नहीं है, देखिए एक मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। मेरे में, अली मोहम्मद में अगर चोरी नहीं है, मैं सबकी फिर डिमांड कर सकता हूं, जज की भी, जर्नल की भी, ब्यूरोक्रेट की भी और आम बिजनेसमैन की भी। मेरे में अगर चोरी है, मेरे पास कोई इखलाकी हक नहीं है, क्योंकि सियासतदान के पास न फौज होती है, न उसके पास अपनी जात की पुलिस, उसके पास कायदे-आज़म के पास क्या था? एक मिनट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक प्रोग्राम में, चंद साहब और मैं थे, मैं ये बात उधर भी कर चुका हूं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत से आप डिसएग्री करें, करप्ट नहीं था वो आदमी, उसके पास इखलाक की ताकत थी। देखें, सियासतदान हमेशा दुनिया में इखलाक पे जो है वो हुकूमत करता है, लेकिन यहाँ पे देखें, बीबी के ऊपर भी इल्जामात लगे। अगर देखें तो गलत किया ना, ये नून लीग करती थी, उनकी जात को टारगेट करती थी इलेक्शन के दौरान, और यही नवाज शरीफ हमेशा इमरान खान की जात को टारगेट किया जाता है जब उनको कोई करप्शन नहीं मिलती, जात को टारगेट करते हैं। अगर करप्ट लोग आ गए हैं असेंबली में, तो हम बजाय इसके कि उनको फारिग करें, 62-63 को फारिग नहीं, 62-63 को फारिग ना करें, उसकी तशरीह कौन करेगा? उसको भी तो पाकबाज होना चाहिए, उंगली वो उठाए जिसके हाथ में। फिर तो हम सब कुछ, अच्छा आप मुझे ये बताएं, फिर तो आईन से इस्लामी शिकें खत्म कर दे सारा खाता, इनके अपने वजीर दाखिला ने जो इल्जामात लगाए हैं, आसमा मुझे खुशामद का इल्जाम, मैं आ रही हूं आपके पास, पूरा आपको टाइम मिलेगा। खुशामद से बड़ा इल्जाम कोई नहीं होता हमारे मुआशरे में कि आप सारे इर्द गिर्द कौन है। ये आपने वजीर दाखिला ने इल्जाम लगाया, साहब वजीर दाखिला। अच्छा, बस अब ये, और फिर आपके अपने वजीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान के ऐसे बादलों में घिरा हुआ है, एक ऐसा उन्होंने खौफनाक बात की है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम को ये कर दिए, बावर कराया कि अगर कल को कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। जो आज इनके प्राइम मिनिस्टर को ये विजनरी स्टेटमेंट आज बयान देना चाहिए था कि वो बादलों को मैं खत्म करूंगा, बादलों के लिए लड़ेंगे हम। बिल्कुल, आपकी जमात इख्तिदार इख्तियार के साथ आज बात कर रही है, पीपल्स पार्टी पहले से बात कर रही थी जब पीपल्स पार्टी गलत थी और आप पर्दे के पीछे थे। तो क्या आपको लगता है कि इख्तिदार इख्तियार के साथ मिलेगा आपको? देखिए, मुझे वाकई बहुत तकलीफ और हैरत हुई है आज दोनों भाइयों की अपनी बातें सुन के। जो नैरेटिव मैं सोच रही थी चंद साहब के मुंह से आएगा, वो अली मोहम्मद खान साहब के मुंह से आ रहा है, और जो नैरेटिव अली मोहम्मद खान साहब के मुंह से आना चाहिए था वो चंद साहब के मुंह से आ रहा है। मतलब हैरत की बात यह है, हम ये वो पीसीओ के तहत किसने हलफ लिया किसने नहीं लिया, ये एक फैक्ट है। हमारा का केस सुन ले, उसका केस सुन ले, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि ये जो अंडर द कार्पेट क्या होता है जुडिशल कमीशन में जाके, जो जजेस जो है जिन पे करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, अंडर द कार्पेट उनकी सफाई हो जाती है। जनरल्स जो है उनकी अंडर द कार्पेट सफाई हो जाती है, पता नहीं चलता क्या हुआ कैसे हुआ। और एक सियासतदान है जिसको जो वोट भी लेके आए, जिसको पब्लिकली भी आप रोलें और उसके बाद आप मासूम बन जाएं और आप कहें कि हमने उनकी अपनी डेफिनेशन है जो कानून के तहत और होती है, आपने अपनी डेफिनेशन कर ली। अदारों ने नहीं कहा कि करप्शन करें, ये एस्टेब्लिशमेंट में नहीं कहा करप्शन करें, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट में करप्शन होती है उसके ऊपर बात करके दिखाएं। आपको याद होगा आप ही के दौर के अंदर चंद साहब, आपका सेक्रेटरी जो है ना, उसने जवाब दे दिया था। उसने कहा मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को कौमी असेंबली के अंदर गिलानी साहब को आके कहना पड़ा कि हम ये नहीं करेंगे। उसने कहा जी मैं नहीं आपके मातहत आता, ये आपके मातहत हम नहीं आते। सो इसलिए ये जो हो गया बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि अब आप माजी को जो है वो पीटने से पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है, शौक से करें, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अगर पीएमएलएन ने ये स्टांस लिया है, मैं एज ए डेमोक्रेट, उस्मा जी आपको मैंने बिल्कुल आपकी खिदमत आपकी मारे हमने देखी है और आप सब लोग वर्कर्स हैं जो यहाँ बैठे बात है। आसमा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट आसमा, मुझे एक जुमला कंप्लीट करने दो, बड़ा पार्टी को आज भी मेरे लिए बड़े चमड़े की बात है। मुशर्रफ ये कहे कि नवाज शरीफ के जाने से मेरी राह हमवार हो गई है, तो मेरा क्वेश्चन उठता है कि उसकी राह कौन हमवार कर रहा है, कौन मुशर्रफ की राह हमवार कर रहा है? से पूछ लें, मामले हमारे सवाल है कि हम तो करेंगे कोई उन्होंने अदालत से उनको हॉस्पिटल कैसे भेजा था, चौधरी निसार साहब से ही पूछें। आपकी बातों में वजन है क्योंकि आपका बैकग्राउंड भुट्टोइज्म वाला है ना, आपकी वो ट्रेनिंग है, तो आपकी बातों में वजन है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किसने रोका है कि आप आर्मी में इंक्वायरी ना करवाएं? आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत है,
2/3 मेजॉरिटी है आपके पास, किसने कहा है जुडिशियल कानून साजी ना करें? की बात है, किसने आपको रोका है? आप खुद चेयरमैन रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स तो मैंने किया है तो साहब, उनके अकाउंट्स कहीं नहीं आते, मैंने किया है, मैंने किया है, नहीं नहीं गलत बात, मैंने किया है तो साहब। जजों को नहीं बुला मेरे पास में हो ना, जजेस का स्टे करवा दिया था इन्होंने, खुद करवा दिया, नून लीग ने करवा दिया था। पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, क्यों ना हो पार्लियामेंट में डिस्कस, रजिस्ट्रार तक नहीं आए, आपके जाहिद अहमद साहब, चौधरी निसार साहब से पूछ ले, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को नोटिस दिया था, लेकिन फिर पार्लियामेंट में मैंने कहा हो इसके ऊपर मेरे साथ स्टैंड करो, आपकी मुस्लिम लीग फिर मुझे एक बात का जवाब दें, मुझे एक बात का जवाब होना चाहिए ना। हम खड़े पहले नहीं हुए थे, आज आप खड़े आज आपको याद आ गया सब कुछ, मजा ले रहे हैं, आज आपको जमहूरियत याद आ रही है, आ जाएगी आप जरा आपकी बारी आ जाएगी, जमहूरियत सबको याद आती है अपने अपनी ज़ियाउल आपकी रूह को तस्कीन पहुंच रही है तो आज जमहूरियत याद आ रही है। मेरा तो यही ख्याल है कि हमें तो याद आ मुझे ही एक है, बात आपको आई बताएं, भी भूल गई है, मुझे तो अफसोस ही है। मुझे जमहूरियत याद है, लेकिन करप्ट माफिया मुझे बिल्कुल, इसके लिए मैं जमहूरियत सियासतदानों में आप जैसे लोग नहीं, वो कहीं पे भी हो, वो कहीं पे भी हो, बिल्कुल नहीं कहीं पे भी हो, मैं जायज है ना, जनरलों में जायज है, कहीं पे भी हो, मुझे अल्लाह ताला ने जुर्रत दी है, मैं अपनी पार्टी के अंदर भी बोल सकता हूँ। बात खत्म हो जाएगी। क्या सियासतदान मुझे जवाब दें, क्या सब गंदे हैं सियासतदान? किधर गंदे हैं? द पॉइंट इज, देखिए मैं जो आपको बात कर रहा था, मैं अगर फर्ज करें मैं मिनिस्टर हूं या मैं कोई ऑफिशियल हूं सियासत में, किसी भी चीफ मिनिस्टर हूं, जो भी हूं, मैं अगर आसमा शिराजी से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करूंगा, आप अगर फौज में हैं, आप पुलिस में हैं, मैं तब करूंगा जब मैं खुद पहले अकाउंटेबल हूंगा। देखें ये सुप्रीम कोर्ट में बात ही ना जाती, अगर पार्लियामेंट में नवाज शरीफ साहब हो जाते ना, बिल्कुल किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़ती।